ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, दिस इज 80 न्यूटन फोर्स अप्लाइड। ये जो 80 न्यूटन हम इधर अप्लाई करते हैं और पुली अपनी जगह पर खड़ी है, तो स्ट्रिंग जो लगे हैं उसके टेंशन को कैसे डिवाइड करेंगे? इस पुली को ऊपर कौन खींच रहा है? 80 न्यूटन। इसको नीचे कौन खींच रहा है? तो आंसर है दो रस्सियां लगी हैं, दोनों स्ट्रिंग ये और ये इसको नीचे खींचती हैं। अच्छा, स्ट्रिंग के टेंशन के बारे में हम क्या रूल जानते हैं? स्ट्रिंग के टेंशन के बारे में ये रूल जानते हैं कि पूरी स्ट्रिंग में टेंशन एक जैसा है। इसलिए अगर यहां पर टेंशन T है तो यहां पर भी टेंशन कितना होगा? T। ठीक, दोनों बराबर। ये पुली का सेक्टर अपनी जगह पर है, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? तो आंसर है ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स जरूर बराबर होंगे, इसलिए ना वो ऊपर जाता है ना ये नीचे जाता है। ये आर्गुमेंट समझ में आता है? जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है तो हम ये कहते हैं राइट के फोर्स लेफ्ट के फोर्स बराबर, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे के फोर्स हैं। नीचे के फोर्स कितने हैं? 2T। ऊपर का फोर्स कितना है? 80। तो 1T की वैल्यू बताइए कितना हुआ? 40। तो 80 को बैलेंस करने के लिए हम मान सकते हैं कि ये कितना है? 40 और ये भी कितना है? 40। अब 40 नीचे लग रहा है, 40 40, 80 नीचे 80 ऊपर, ये पूरी यहाँ पर है। ओके, अब इसी बेसिस पर इसको डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों का टेंशन कितना कितना होगा बोलो? यस, 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। इन दोनों का 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। अब इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ टेंशन कितना है? 20 न्यूटन। अभी निकाला आपने। यहां पर नीचे की तरफ है 20 न्यूटन और यहां पर ऊपर की तरफ है। नियम क्या है? At the point of contact, tension is always opposite to the body, to the surface. इसलिए यहां पर टेंशन नीचे है तो यहां पर टेंशन ऊपर है, वैसे ही यहां पर है। अच्छा, अब यहां पर देखिए नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स बताइए कितना? Mg। गुड। M कितना है? 1। G कितना? 10। तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है? ऊपर की तरफ। ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया। फ्री बॉडी मतलब हम खाली इसको सोच रहे हैं और किसी को नहीं सोच रहे। तो इस बॉडी में ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 20। नीचे की तरफ 10। तो रिजल्टेंट किधर बना? ऊपर की नीचे? ऊपर। कितना? 10 न्यूटन ऊपर की तरफ फोर्स। किसी बॉडी पे जब एक नेट फोर्स लगता है तो वो क्या करती है? खड़ी रहती है कि मूव करती है? मूव करती है। उसमें एक्सीलरेशन आ जाता है और वो एक्सीलरेशन किस इक्वेशन से आता है? F is equal to ma। यहां पर नेट F हमने कितना निकाला? 10। किस तरफ? ऊपर की तरफ। मास कितना है? 1। तो एक्सीलरेशन कितना आया? 10 न्यूटन। किस तरफ? अपवर्ड। तो 1 kg ब्लॉक का एप्रोप्रिएट आंसर देखिए। T, करेक्ट। और आप किसको करेक्ट बोल सकते हैं? ये भी ठीक है, मूव सब ठीक है, कर लेंगे। अच्छा, ये आ गया। अब ये जो टेक्निक है इसको इसमें भी थोड़ा लगाइए। अब आप लगा दोगे, बोलो। ऊपर का फोर्स कितना? 20। नीचे कितना? 20। तो ये क्या करेगा? यस, इसका ऑप्शन कौन सा आ गया? तो इसको हमने मैच किया इससे और इसको किससे मैच करेंगे? ये। ठीक, अब 3 kg। नेट फोर्स कितना? 10। तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास कर दो, 10 अपॉन
ये क्या आ गया इसका नेट एक्सेलरेशन इस तरफ डाउनवर्ड, तो किससे मैच कर दें? आर से, ये आर, ठीक है, ओके। अब एक बचा 4 kg, ये भी किधर जाएगा? डाउनवर्ड। कितना कैलकुलेट करो, नेट फोर्स कितना आया? 20। एक्सेलरेशन कितना हुआ? 5। गुड। तो 4 kg को किससे मैच कर देते हैं? 5, ठीक है। मैच करने के लिए आप लोगों को सुंदर सुंदर एरो बनाने आते हैं, आप बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया चारों मैच, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम मैच कर सकते हैं। जब भी हमको ग्राफ के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपसे बात हुई थी कि नहीं, 3 चीजें हमको कंसीडर करनी होगी ग्राफ का डिसीजन करने के लिए। 3 पॉइंट, 3 आर्गुमेंट, उसको आप नोट भी कर सकते हैं अगर पहले नोट नहीं किया हुआ तो। पहला पॉइंट ये है कि हमको एक रिलेशन बनाना है 2 क्वांटिटीज के बीच में, जो फिजिक्स में रिलेशन दिया हो। जैसे S और T के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। T का क्या है? स्क्वायर, और S की पावर 1। V और T में क्या रिलेशन होता है? V इज इक्वल टू U प्लस AT। इस तरह से F और A में क्या रिलेशन होता है? F इज इक्वल टू MT। हमको एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है, एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसमें ये दोनों चीजें आती हैं। उसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एक तरफ अगर P है और एक तरफ T है टाइम, तो इसकी पावर चेक करेंगे। ये अगर दोनों की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर एक की पावर 1 और एक की 2 है तो पैराबोला होगा, अगर दोनों की पावर 2 और 2 है तो सर्कल होगा, एक की पावर 1 है और एक की -1 है तो इनवर्स ग्राफ होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और एक अगर साइन कॉस है तो साइन कॉस वाला ऐसा होता है फंक्शन। ये ग्राफ के 4 तरह के जो ग्राफ हैं, ये हमको इक्वेशन को देखकर ही पता लग जाता है, ठीक है, ओके। तो हमको यहां पर, अच्छा, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, हम ये देखेंगे कि हमारे ग्राफ की जो क्वांटिटीज हैं वो पॉजिटिव हैं या निगेटिव। ये देखेंगे तो पॉजिटिव होगा तो किधर होगा? ऊपर, नेगेटिव होगा तो किधर बनेगा? नीचे। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, वो आगे रहेगा। तीसरी चीज, पहला क्या हो गया? इक्वेशन। दूसरा क्या हो गया? पॉजिटिव या नेगेटिव। तीसरा चीज जो हमको चेक करना है वो ये है कि जब हम एक की वैल्यू 0 करते हैं तो दूसरे की वैल्यू कैसे? जैसे अगर यहां पर हमने t की वैल्यू 0 की तो p की वैल्यू 0 है क्या? नहीं, कुछ है। अगर हमको ऐसा मिला कि t की वैल्यू 0 करने से p की वैल्यू कुछ होती है तो ये ठीक हो सकता है। t की वैल्यू 0 की, t की वैल्यू पॉजिटिव है, t की वैल्यू 0, p की वैल्यू पॉजिटिव, t की वैल्यू 0, p की वैल्यू पॉजिटिव, t की वैल्यू 0, p की वैल्यू नेगेटिव है, t की वैल्यू 0, p की वैल्यू नेगेटिव, t की वैल्यू 0, p की वैल्यू इस तरह से। दूसरा, हम ये भी कर सकते हैं कि p की वैल्यू को 0 करें और उस समय t की वैल्यू देखें कि p 0 कब होता है। अगर p 0 जिस समय है उस समय t भी 0 है, जब p 0 है उस समय t 0 है, तो वो ग्राफ हमेशा यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे या ऐसे, क्योंकि इस समय दोनों कैसे हैं? 0, कहीं नहीं है, ठीक है। नहीं हो सकता तो इसमें नहीं होगा, लेकिन जब p की वैल्यू 0 है उसका मतलब हाइट 0 है, जब p की वैल्यू 0 है तो टाइम की वैल्यू इतनी है, जब p की वैल्यू 0, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें p की वैल्यू 0 है, टाइम की वैल्यू इतनी है, ठीक है। इस तरह से हर ग्राफ हमको ये 3 तरह की इंफॉर्मेशन देता है। तो 3 तरह क्या चीजें, हमको कौन सी 3 चीजें ऑब्जर्व करनी है, वो पॉइंट नोट कर लीजिए। पॉइंट टू बी ऑब्जर्व इन ए ग्राफ,
ये आपको हमेशा काम आएगा। इसके लिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चैप्टर में ग्राफ बनते हैं और हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो नंबर 1 क्या देखना है? रिलेशन ऑफ पावर्स, कि दोनों की पावर कितनी कितनी है। नंबर 2 क्या देखना है? साइन। When one quantity is positive, how is the other quantity? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उससे हमको क्या पता लगेगा? ग्राफ ऊपर बनता है कि नीचे बनता है। तीसरा क्या बताया था? हाँ, पुट वन क्वांटिटी एज 0, पुट वन वेरिएबल एज 0, दिस विल गिव इंटरसेप्ट, दिस विल गिव इंटरसेप्ट ऑफ द सेकंड क्वांटिटी। इस तरह से हम दोनों को यूज करके, इन सबको यूज, तीनों रीजन को यूज करके ग्राफ निकाल सकते हैं। ओके, ये बात नॉलेज हो जाने के बाद थोड़ा यहां ट्राई करते हैं इसको। हाँ, कौन सी दो क्वांटिटी है? पावर ऑफ द फोर्स एंड टाइम। जब एक प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है? वेरी गुड, ग्रेविटी का फोर्स। क्या और कोई फोर्स? और तो कोई फोर्स नहीं है यहाँ, ठीक है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। और यहां से एक बार ये प्रोजेक्टाइल उड़ गया, फ्लाइट में है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगता है। अच्छा, उसके साथ साथ इसमें डिस्प्लेसमेंट होते जाता है। ग्रेविटी के फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होता है, तो क्या होगा? वर्क करना। और हम किस क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं? पावर। पावर का वर्क से क्या रिलेशन है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वेरी गुड। सो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन टाइम। फोर्स यहां पर क्या है? भले वो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है या यहां पर है, हर जगह उसका फोर्स कैसा है? mg। तो इसको हमने क्या लिख लिया? mg। डिस्प्लेसमेंट s, mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल लेना कि हॉरिजॉन्टल लेना? mg की डायरेक्शन क्या है? यस, नीचे, वर्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में लेना? वर्टिकल। यहां पर था तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब ये यहां हो गया तो वर्टिकल थोड़ा सा बढ़ गया, जब यहां हो गया तो वर्टिकल फुल आ गया, फिर वर्टिकल कम हो गया, वर्टिकल कम हो गया। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किससे कंट्रोल हो रहा है? तो इसमें हम सोच सकते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट s और h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या ut माइनस हाफ at स्क्वायर। उससे क्या कंट्रोल होता है? h। ऐसे ही निकालते हो तो ut कुछ भी होगा हाफ gt स्क्वायर। इसमें टर्म में क्या आएगा? माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये टर्म आएगी इसमें s डिवाइडेड बाय t। ठीक है, ut लिखना है तो ut की भी लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब t से ऊपर डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा? ये t स्क्वायर है, ये t कैंसिल हो गया। अब यहां पर बच क्या रहा है? m बच रहा है। g 2 बार आ गया, g स्क्वायर हो गया, सामने हाफ हो गया, लेकिन हमको चिंता t की। क्यों? क्योंकि ग्राफ p और t के बीच में, तो यहां t की कितनी पावर है? ये 2 है और ये 1 कैंसिल हो गया, तो t की पावर कितनी बची? 1। और ये सामने क्या है? पावर t। Half is a constant, m is a constant, g is a constant throughout the projectile motion. ये पूरा का पूरा क्या बन गया? Constant. अब p की पावर कितनी है? 1। t की पावर कितनी है?
1। अगर दोनों की पावर 1 1 होती है तो ग्राफ P और Q के बीच कैसा होगा? तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। अगर इसमें कोई एक आध कर्व होता तो हम उसको कैंसिल कर देते, क्योंकि हमने रिजल्ट क्या निकाला? स्ट्रेट लाइन। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि चारों स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम इसमें से किसी को काट नहीं पा रहे हैं, ठीक है? माइनस, ओके। दूसरी चीज ये हमारा आया P इज इक्वल टू माइनस के की यहाँ जो भी वैल्यू आती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम P को 0 कर दें, P को 0 कर दें, तीसरी चीज आपने लिखी ना, तो P कैसा होगा? P विल बी नहीं, कुछ गड़बड़। यहां पर UT भी था प्लस, तो ये T इससे कैंसिल हुआ, क्या बचा? तो अगर हम P को 0 कर दें तो ये 0 हो गया, तो P की कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा माइनस लगाया तो P की कैसी वैल्यू आ जाएगी? P को 0 किया तो P की वैल्यू कुछ रहेगी माइनस U के बराबर रहेगी। तो वो यहां कहां आता है? When P is equal to 0, P is negative। कहां पर मिलेगा हमको? यहां भी है और यहां भी, इन दोनों। अच्छा, उसके बाद हाँ, इसमें एक टर्म माइनस है, एक टर्म प्लस है। अगर हम T को बढ़ाते चले जाते हैं तो ये टर्म बढ़ते 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 इसके बराबर हो गई, तो P क्या हो जाएगा? 0। P कैसा हो जाएगा? 0। इसका मतलब जब T 0 है उस समय T की वैल्यू कुछ ना कुछ है। फिर से देखिए इस बात को, P इज इक्वल टू U माइनस K। ओके, इसमें T इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो T क्या हुआ? प्लस U अपॉन K। P को हमने 0 कर दिया, U माइनस K। U इधर आ गया, माइनस U, दोनों के माइनस कैंसिल हो गए। U इज इक्वल टू K। तो T इज इक्वल टू U अपॉन, यानी जब T 0 होगा उस समय T कैसा होगा? प्लस U अपॉन K, यानी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। वो इसमें है कि इसमें है? ऊपर वाले में जब हमने P को 0 किया तो ये T की वैल्यू, यहां जब हम P को 0 करते हैं तो T की वैल्यू कुछ भी नहीं आती, इंफिनिटी आ जाएगी या पीछे आएगी, which is not applicable। इसलिए कौन सा ग्राफ सही है? B का। इस तरह से आपको ये चीजें चेक करनी पड़ती हैं तब आए, ठीक है? तो ग्राफ के वो तीनों पॉइंट याद रखिए, आगे जो भी ग्राफ आएंगे उसमें हम लोग उनको चेक करते जाएंगे। तो ये एक स्मूथ बॉल है, ग्लास का या किसी भी चीज का रिंग है, ट्यूब का बना हुआ। ये उसके अंदर स्लिप हो सकता है बिना फ्रिक्शन के, कोई इस पे फोर्स नहीं लगेगा। ओके, ये यहाँ से h हाइट पर है। अगर हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे तो ये नीचे आएगा और थोड़ा सा ऊपर जाएगा। बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो ये कहां तक जाएगा? जितना नीचे से आया h उतना ही ऊपर चढ़ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा। अब हमको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि यहाँ पर जब हम इसको छोड़ते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? u।
इज इक्वल टू 0। जब हम छोड़ते हैं उस समय क्या होती है 0, कोई चीज को ड्रॉप करते हैं तो हमें ये कहा जा रहा है कि उसे 0 मत करिए, उसे पुश करें। जोर से हमने उसको पुश किया, कितनी वेलोसिटी थी v। अब क्या ये यहाँ रुकेगा कि और ऊपर चला जाएगा? और ऊपर जाएगा तो इस v की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि ये ऐसा ऊपर जाए और यहां टॉप, ठीक है। What should be the velocity v so that this block should reach top of the circle, top of the ring? ये हमको बताना है और इस रिंग का रेडियस दिया है r। यानी यहां से ये दिस इज r, दिस इज अब इसको आपने सोचना है, तो इसके लिए हमें क्या सोचना है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए। देखिए, एक सब बताना उसको रख लेना अलग बात है, लेकिन हमें उसको सोचना आना चाहिए। कोई भी चीज अपनी लोकेशन से ऊपर जाती है, किस चीज की जरूरत है? उसे क्या चाहिए ऊपर जाने के लिए? फोर्स चाहिए। और सिर्फ फोर्स नहीं, और नहीं, क्या सोचिए, उसको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, एनर्जी किससे होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। पर कोई भी चीज को अगर काम करना है, कौन सा काम करना है? ऊपर चढ़ने का, तो उसे क्या चाहिए? एनर्जी। ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा, एनर्जी की दोनों कैलकुलेशन आपको आती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉडी अगर मूव कर, दोनों एनर्जी मिलाकर क्या बनती है? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर हर जगह कांस्टेंट रहता है। ओके, अब ये इतने सारा हमारा बैकग्राउंड हमारे पास है, हमको उनके फॉर्मूला भी मालूम है और ये प्रिंसिपल भी मालूम है कि उनका सम हमेशा कांस्टेंट है। यहां पर जब हम इसको भी वेलोसिटी से नीचे फेंकेंगे तो इसके पास कौन कौन सी वेलोसिटी है, कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। तो इसमें ना हम एक शॉर्टकट करते हैं, क्योंकि क्लास 12 तक अब हम पढ़ चुके हैं और कॉम्पिटिटिव के लिए जा रहे हैं, तो एक शॉर्टकट हम क्या कर सकते हैं कि इसके पास इतनी एनर्जी तो होगी कि हमारे बिना कुछ किए ये यहाँ चला जाएगा, जा सकता है, ठीक है ना। ये नियम है हमारा नेचर का। अब हमको जो इसको एनर्जी देनी है, वो एनर्जी इसको कितना ऊपर ले जाने के लिए देनी है, क्या आप उसको निकाल सकते हैं? ये टोटल हाइट कितनी है? 2r। उसमें से ऑलरेडी अपनी ताकत से, अपनी एनर्जी से ये कितनी हाइट तक जा सकता है? नहीं, कितने तक जा सकता है ये? h। तो हमको अपनी और एनर्जी देके कितना और ऊपर ले जाना है, बताइए? यस, 2r माइनस h। ये टोटल 2r है, h तो ये अपने आप जाएगा, तो हमको कितना और ऊपर ले जाना है? 2r माइनस h। रिक्वायर्ड हाइट टू बी अचीव्ड 2r माइनस h। ये अच्छा, ये कैसे अचीव होगी? तो वो हमको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप इसको वेलोसिटी दीजिए और उसकी वैल्यू बताइए। तो हमने इसको वेलोसिटी दी v। अगर हम इसको v वेलोसिटी देते हैं जिससे इसको 2r माइनस h और ऊपर जाना है, तो ये दोनों क्वांटिटी कैसे कनेक्ट होगी, ये हमारा टेस्ट है फिजिक्स का। और हमको क्या मालूम है? एनर्जी का इक्विवेलेंट मालूम है। हमको
मालूम है कि इसको एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी इसको हाइट चढ़ने के लिए चाहिए उसकी कैलकुलेशन किससे होती है? पोटेंशियल एनर्जी से। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसको चाहिए? mg इंटू हाइट। कितनी हाइट? वेरी गुड। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड mg 2r माइनस h। हमने इसको v वेलोसिटी दी, तो हमने एनर्जी कितनी दी इसको? किस फॉर्म में दी? तो आंसर है हमने इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दी। कितनी दी? फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। तो एनर्जी गिवन हाफ mv स्क्वायर। अब इतना हमारे लिए कॉमन सेंस है कि ये दोनों कैसे होनी चाहिए? जितनी हम देंगे उतना उसको ऊपर चढ़ने के लिए चाहिए, या जितनी उसको ऊपर चढ़ने के लिए चाहिए उतना ही तो हम देंगे। तो इन दोनों के बीच में हम क्या लगा सकते हैं? इक्वल। ये बात समझ में आई? इक्वल क्यों लगा? क्योंकि जितना चाहिए उतना हम देंगे। अब इससे आप v की वैल्यू निकालें। कौन सा ऑप्शन आता है? डी। आया? तरीका समझ आ गया? बहुत सिंपल है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकल से ऐसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है जो कि 90 डिग्री से कम है। ओके, ऐसे ऑसिलेट करते हैं। जैसे ही ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है हम यहां से काट देते हैं। अगर काट देते हैं तो क्या होगा? वो वापस उस रास्ते से नहीं आएगा। अगर उस रास्ते से वापस नहीं आएगा तो उसके वापस आने के क्या रास्ते हो सकते हैं? उसके 4 ऑप्शन हैं। पहला, वो ऐसे आएगा और ऐसे नीचे गिर जाएगा। दूसरा रास्ता है ये ऐसे गया है ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे नीचे गिर जाएगा। तीसरा रास्ता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, सीधा ऐसे गिर जाएगा। और चौथा रास्ता है कि वो यहां से ऐसे नीचे की तरफ आते हुए ऐसे गिर जाएगा। दिस इज ABC। अब इसमें से आपको कौन सा पसंद आ रहा है? कौन सा? बी। क्या रीजन है? आप पेंडुलम की जगह होते तो किस रास्ते से वापस आते हैं? अच्छा सुनिए, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होता है इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो वेलोसिटी की चीज को आपने काट दिया। यस, समझ आ गया? कैसा आएगा? सी, एकदम सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा। तरीका समझ आया? तो इसमें वो हमसे जानना है क्या चाहते हैं।
वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है। फिजिक्स का ये फैक्ट हमको मालूम है कि नहीं, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। कोई क्या सोचता है, ऊपर गया है ऊपर उड़ेगा। कोई ये सोचता है कि उसने वापस आना है तो वापस आते आते ऐसे गिरेगा। लेकिन एग्जैक्ट उस पॉइंट पर जब वो ऊपर है उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। और 0 वेलोसिटी वाली कोई भी चीज को आप छोड़िए, सीधा नीचे गिरेगा, राइट। इस क्वेश्चन को पढ़िए। A block of mass m is placed inside a smooth hollow cylinder of radius r. इसका रेडियस r है। ओके, whose axis is kept horizontal, ऐसे रखा हमने एक्सिस, तो ये सिलेंडर यहाँ ऐसे रखा हुआ है। ओके, now cylinder is given an acceleration 2g। इसको सिलेंडर को पकड़ के इस तरफ एक्सेलरेट करते हैं 2g से, एंड इट इज स्मूथ सिलेंडर। अच्छा, जब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो इस ब्लॉक का क्या होगा, इनर्शिया के कारण ये यहां रुकना चाहेगा, लेकिन इसको हमने आगे खींचा तो ये कहां जाएगा, पीछे ऊपर जाएगा, कुछ ना कुछ तो पीछे ऊपर जाएगा। ओके, सो ऊपर जब ये 2g एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो ये अपनी लोकेशन चेंज करके यहां आ गया, इस जगह पर। तो यहां से इस लोकेशन से वर्टिकल से ये यहां चला गया। ये क्या हुआ, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विद वर्टिकल थीटा, ये कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। और ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक आंसर तो निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, तो हमारे पास ना मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें हैं। मोमेंटम है, फोर्स है, एनर्जी है, ये सब चीजें। जब कभी इक्विलिब्रियम की बारी आती है, इक्विलिब्रियम का शब्द आता है कि कोई चीज कहीं जाकर खड़ी हो गई, तो हमको बड़ी आसानी हो जाती है। किस तरह से, हम उस पर फोर्सेस ड्रॉ करेंगे और किसी भी एक लाइन के फोर्सेस का सम 0 होगा। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो राइट साइड की तरफ लगने वाले फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड की तरफ लगने वाले फोर्स। खड़ी लाइन खींच दिए, ऊपर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे लगने वाले फोर्स। ऐसे आड़ी लाइन खींच दिए, इधर लगने वाले फोर्स बराबर इधर लगने वाले फोर्स। ये सब हमको क्या दे रहे हैं, इक्वेशन। जितनी बार इज इक्वल टू मिलेगा उतना हमको सम को बनाना आसान है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब कोई इक्विलिब्रियम में बॉडी होती है तो पहले तो हम ये सोच लेते हैं कि इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं। जैसे हर बॉडी पे एक फोर्स काम करेगा ग्रेविटी के कारण mg। अगर बॉडी चलने के कगार पर है, इफ इट हैज ए इंटेंशन टू मूव, तो उस पर क्या काम करेगा, फ्रिक्शन। अच्छा, कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी हुई है और mg के कारण, अपने वेट के कारण नीचे अर्थ की तरफ नहीं जा रही है। जैसे ये यहां रखा है, ये नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये इसको रोक रहा है और ये इस पर कौन सा फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्सेस याद रखिए, कौन कौन से फोर्स, mg का फोर्स लगेगा बॉडी पे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बॉडी पे। अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा बॉडी पे। ये नॉर्मल मैकेनिक्स में फोर्स लगते हैं। आगे जाके जब हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स और जुड़ जाएगा। तो इतने फोर्सेस की नॉलेज हमको होनी चाहिए। अब ये बॉडी यहां पहुंच गई है और यहां पहुंचकर ये रुक गई है, अब ये और ऊपर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, कौन इसको वापस बुला लेता है, mg, नीचे की तरफ। अच्छा, पीछे जा ही क्यों नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स आगे जा रहा है, इसलिए ये पीछे जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जब हमने इस पर लगने वाले फोर्स गिनने हैं तो
तो यहां पर एक और कंसेप्ट काम में आता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का कंसेप्ट क्या होता है, इसको जरा समझिए, हमको जगह जगह पर इसकी जरूरत पड़ेगी। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट दूसरा है, मैंने इस पर फोर्स लगाया और इस पर फोर्स लगाया तो एक्सीलरेशन पैदा हुआ और उस एक्सीलरेशन के कारण ये ऐसा एक्सीलरेशन a, इसका मास m, फोर्स लगाया ma, तो ये ऐसे आ गया। अब इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बन गया, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ये डिस्टेंस किस कारण से बना, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन कितना है, a। ठीक, अब दूसरी सिचुएशन देखिए, इस पर मैंने फोर्स लगाया इस तरफ और ये एक्सीलरेशन दिया a, तो ये उधर गया, ये सिचुएशन आ गई। पिछली बार भी ये सिचुएशन आई, अभी भी ये सिचुएशन आई। इसका ये मतलब है कि नीचे वाली बॉडी पे, एक बॉडी पर अगर मैं इस तरफ एक्सीलरेशन लगाऊं तो वही सिचुएशन बनती है जो दूसरी बॉडी पर उससे उल्टा एक्सीलरेशन लगाऊं, एक ही सिचुएशन है। तो हम बोलते हैं दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। अब हमसे किसी ने कहा कि इस पर हम खड़े हो गए और इसको हमने पीछे खींचा, इस पर एक आदमी खड़ा है और इस पर जो आदमी खड़ा है इस तरह से ये इसको देख रहा है, यहां से हमने इसको खींच दिया तो ये क्या बोलता है, देखो देखो ये बॉडी पीछे जा रही है। अगर हम यहां खड़े हैं और ये हमारा डब्बा है और हम किसी चीज को नहीं देख रहे, सिर्फ इसको देख रहे हैं, तो ये कैसे जा रही है, पीछे जा रही है, दिखती है। तो ये आदमी क्या बोलेगा कि ये पीछे जा रही है। कितने एक्सेलरेशन से पीछे जा रही है, तो ये आदमी बोलता है ए एक्सेलरेशन से पीछे जा रही है। ये नहीं देखता कि मैं इधर जा रहा हूं, क्योंकि ये तो इसमें बैठा है, इसको पता नहीं ये इसका फ्रेम है। तो ये क्या बोलता है कि ये आदमी इधर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, a, इसका मास है m, तो m इंटू a क्या है, फोर्स। तो ये क्या बोलता है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है इसलिए ये इधर जा रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, m। क्या ये झूठ बोलता है, तो आंसर है नहीं, झूठ नहीं बोलता। क्यों, इसने देखा कि इसको, इसका मास m है, हमको मालूम है, a एक्सेलरेशन से ये दूर हो रहा है, हमको मालूम है। इसका ये मतलब है कि इस पर फोर्स लग रहा है, पर क्या एक्चुअली इस पर फोर्स लग रहा है? हम जानते हैं कि फोर्स किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, और इसको क्या लगता है कि फोर्स किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है। तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है दिस इज रियल फोर्स, और ये वाला जो फोर्स दिखता है दिस इज सूडो फोर्स। सूडो मतलब नकली, जो दिखता है। लेकिन एक मजे की बात क्या है कि फोर्स दोनों बराबर है। अगर ये ma है तो ये भी कितना है, ठीक है, जैसे एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होता है, बराबर, एक्सेलरेशन बराबर। तो यहां पर ये दो बॉडी में ये बॉडी चली, ये बॉडी चली, तो डिपेंड करता है हम किस पर बैठे हैं। हम इस पर बैठे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये दूर चलेगी, और हम इस पर बैठे हैं तो ये दूर चलेगी। लेकिन एक्सेलरेशन कितना, a, तो ये क्या बोलेगा, इसका एक्सेलरेशन कितना, a। हम इस चीज का फायदा उठाते हैं। क्या फायदा उठाते हैं, हमारे को क्वेश्चन देने वाले ने बोला कि ये जो गोल चक्कर है ये उधर जा रहा है, रिंग उधर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 2g, और इसके अंदर ब्लॉक खड़ा है। हम बोलते नहीं, ऐसा नहीं, 2g खड़ा है, ये सॉरी रिंग अपनी जगह पर खड़ा है, ब्लॉक पीछे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 2g। क्या कोई सिचुएशन में अंतर है, नहीं, क्योंकि हमने इतने एक्सपेरिमेंट करके अपना रिजल्ट निकाल के रखा होता है कि जब दो बॉडी की जोड़ी होती है तो एक को आप इधर एक्सेलरेशन से भेजो तो हम ये मान सकते हैं कि ये वही सिचुएशन है कि ये बॉडी खड़ी है और दूसरी उस एक्सेलरेशन से इधर जा रही है। तो हम अपने कन्वीनियंस से, अपने कन्वीनियंस के लिए हम जिसको चाहे मान लेते हैं।
हमारी इच्छा है, हम मानेंगे ब्लॉक खड़ा है, रिंग जा रहा है 2g एक्सेलरेशन से। हमारी इच्छा है, हम ये मान लेंगे रिंग खड़ा है, ब्लॉक पीछे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? 2g। दोनों का एक ही मतलब है, दोनों के बीच में दूरी क्रिएट हो। समझ आया? तो ये चीज बार बार आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सूडो फोर्स का क्रिएशन करना। ओके, वही चीज अब हम यहां करते हैं। तो ये हमने काट दिया, रिंग खड़ा है। अगर रिंग खड़ा है तो इस पर इधर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? ठीक है, ये इस पर 2g एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। अगर इधर 2g एक्सेलरेशन लग रहा है तो फोर्स कितना हो गया? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है? बोलिए 2mg। 2g को m से मल्टीप्लाई किया तो ये फोर्स कितना हो गया? 2mg। ये इस ब्लॉक पर फिगर फोर्स है। ये एक फोर्स, हम क्या चाह रहे हैं? हम इस पर सारे फोर्स की जानकारी चाहते हैं, तभी तो हम अपना ड्राइंग बना के इक्वेशन बनाएंगे। हमारा एम क्या है? अल्टीमेट इक्वेशन बनाना। ऐसे इक्वेशन बनाना जिसमें वो वाली क्वांटिटी आ जाए जो हमसे पूछी जा रही है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? ठीक है, तो हम ऐसे इक्वेशन बनाएंगे कि कहीं ना कहीं थीटा आ जाए। ठीक है, आएगा। हमारा मेथड क्या है? पहले फोर्स बनाना। तो इस पे इधर कितना फोर्स काम कर रहा है? 2mg। और बोलिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है? फ्रिक्शन नहीं दिया क्वेश्चन में, कहीं नहीं दिया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहीं नहीं दिया है। ये लिखा है स्मूथ। स्मूथ का मतलब नो फ्रिक्शन। तो इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं। अच्छा, छोटा हो। और बोलिए कौन सा फोर्स काम किया? यस, सबसे पहला और ऑब्वियस फोर्स आपको कौन सा पकड़ना है? mg, जो हर बॉडी के काम करते हैं। ओके, तो यहां पर ये फोर्स काम कर रहा है नीचे, कितना? और बोलिए, और मैंने आपको कौन कौन से फोर्स बोले? फ्रिक्शन रूल आउट हो गया। और वेरी गुड, भूलना नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन काम करता है दो तरह से। अगर एक बॉडी इस पर रखी है तो ये नीचे नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि ये इस पर कौन सा फोर्स बना रहा है? नॉर्मल। दूसरे तरीके से ये नीचे कैसे नहीं जाएगी? अगर ये टेबल नहीं है तो इसको मैंने धागे से बांध दिया और धागे से लटका दिया, अब भी नीचे नहीं जा रही है। अब कौन सा फोर्स इसको ऊपर खींच के रखा है? टेंशन। तो आपको इन दोनों में से एक मिलेगा ही मिलेगा, जो कि इस चीज को नीचे जमीन तक गिरने नहीं देगा। ठीक है, कोई भी चीज जमीन पे गिरनी चाहिए ना, अर्थ पे गिरनी चाहिए। किस फोर्स के कारण? mg। अगर नहीं गिरता है तो कोई ना कोई उसको कैंसिल कर रहा है। और मैकेनिक्स में हमको दो चीजें कैंसिल करने वाली कौन सी दिखती है? या तो हम उसके नीचे कुछ रख देते हैं, वो नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, कैंसिल कर देता है, या उसको लटका देते हैं। लटका देने से कौन सा फोर्स? टेंशन। और रख देने से नॉर्मल रिएक्शन। यहां कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन की कंडीशन बताइए, डायरेक्शन क्या होती है? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस व्हिच इज अप्लाइंग द नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है और इसका परपेंडिकुलर हमेशा रेडियल होगा। तो ये डायरेक्शन किसकी है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को मैं एन लिख देता हूं क्योंकि आप लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, और कोई फोर्स और हमारे ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग जो बेसिकली करते थे mg का फोर्स, सूडो फोर्स वेलोसिटी के कारण वो भी हो गया, फ्रिक्शन दे दिया है 0 है वो भी हो गया, नॉर्मल रिएक्शन वो भी हो गया, टेंशन तो कोई स्ट्रेन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। इतने सारे फोर्सेस हमने देख लिए। अब ये सारे फोर्सेस को हमने ड्रॉ कर दिया। अब इक्वेशन बनाने की बारी है। इक्वेशन बनाने के लिए पहली चीज ये चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो आंसर इक्विलिब्रियम में है, इसको जितना चढ़ना था चढ़ गया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो हमारे इक्वेशन क्या मिलेंगे? लेफ्ट का फोर्स इज इक्वल टू राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो अगर फोर्स
ऊपर नीचे लेफ्ट राइट है, वेरी गुड। अगर नहीं है तो हमको करते आते हैं। कैसे करते हैं? कंपोनेंट कैसे करते हैं? हाँ, रिजॉल्व करते हैं। इसमें किसको रिजॉल्व करने की जरूरत है? 2mg ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, mg ऑलरेडी वर्टिकल है, तो किसको रिजॉल्व करना है? m। वेरी गुड। तो अब n को रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करने के लिए हमको एंगल चाहिए। जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है तो हम यहाँ पर ये एक रेफरेंस लाइन बना देते हैं। क्यों ऐसी बनाते हैं? क्योंकि इधर थीटा है तो यहाँ थीटा मिलेगा हमको, अल्टरनेट एंगल थीटा, ये थीटा। अब बताइए m का ये कॉम्पोनेंट कौन सा हुआ? m cos थीटा, और ये वाला कॉम्पोनेंट m sin थीटा। बस मैं इतना ही बनाऊंगा, आगे आप बनाएंगे। क्या क्या इक्वेशन मिल गए आपको हॉरिजॉन्टल में? m sin थीटा इज इक्वल टू, यस, वर्टिकल में क्या मिला? वेरी गुड। उसके बाद डिवाइड करो, आंसर निकालो। तो इसका आंसर आपने निकाला, m sin थीटा इज इक्वल टू 2mg, m cos थीटा इज इक्वल टू mg, डिवाइड कर दिया, m इज कैंसल, mg इज कैंसल, तो m थीटा इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, इतना ये इसके ऊपर। अगर हमसे ये पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, ठीक है ना? ओके, ये क्वेश्चन सुनिए। ये एक क्रेन है, ये क्रेन इस तरफ आ रही है, इसकी वेलोसिटी है v0। यहाँ आप इसके ऊपर एक पेंडुलम लटका हुआ है, इसकी लंबाई है 5 मीटर, 5 मीटर लेंथ है। ये v0 वेलोसिटी से चल के आता है और इससे टकरा जाता है, टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी तुरंत क्या हो जाएगी? 0। जब ये इससे टकराता है तो ये पेंडुलम क्या करेगा? ये तो खड़ा हो गया, क्या ये भी खड़ा होगा या आगे की तरफ झुकते जाएगा? इनर्शिया के कारण, इनका ये कहना है कि आगे की तरफ झुकता है और झूठकर ये यहाँ तक आ जाता है, ऐसे यहाँ तक आ जाता है और ये एंगल बनता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, इतना ये एंगल बनाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ v0, v0 की वैल्यू निकालिए। ये एग्जैक्टली वही सम है जो अभी अभी आपने किया, सिर्फ आगे की चीजें पीछे, पीछे की आगे, ऐसे हो गई। तो अब आपको इसको बनाना है, बनाइए। v0 से आ रहा है, इससे स्ट्राइक करता है, जैसे ये इससे स्ट्राइक करता है ये तो रुक गया, इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? v0, और ये उठ के यहाँ आ गया, यहाँ आकर इक्विलिब्रियम में ये खड़ा हो गया। 1 सेकंड के लिए, 1 मोमेंट के लिए खड़ा हो गया, वो पोजीशन क्या है? इक्विलिब्रियम। इसलिए आप यहां पर इक्वेशन बना सकते हैं। इस बात को जरा सोचिए, ये ब्लॉक अपनी जगह से ऊपर उठ गया है, ये यहां पर था और यहां से उठकर यहां चला गया है। कितना ऊपर उठा? h। अगर ये यहां से h ऊपर उठ गया है तो इसको एनर्जी दी। कितनी एनर्जी मिली? h ऊपर उठने के लिए कितनी चाहिए? mgh। कहां से मिल गई? काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए? वेलोसिटी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी, वेलोसिटी कहां से मिली इसको? आंसर है इसके पास वेलोसिटी पहले से थी, क्योंकि क्रेन चल रही थी कितनी वेलोसिटी से? इसलिए ये भी चल रहा था कितनी वेलोसिटी से? v0। क्रेन तो रुक गई लेकिन इसके पास तो है वेलोसिटी।
उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी थी बताइए? यस, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और इसके पास कितनी मैकेनिकल, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई? mg h। और हमारा नियम क्या है? हमारा नियम क्या बोलता है? यस, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वही किसमें कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल एनर्जी में। इसलिए हमको इक्वेशन क्या मिल गया? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहां से आप काम करना शुरू करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप देखिए 60 डिग्री को आप कहां यूज करेंगे, ठीक है? उसको कहां यूज करेंगे? 5 मीटर को कहां यूज करेंगे? क्योंकि आपने इसमें h लिया हुआ है, उस h को निकालने में आपने ये दोनों को यूज करना है। ये मैं हिंट दे सकता हूं, 5 मीटर और 60 डिग्री इन दोनों को यूज करके थोड़ा ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स लगाइए, h की वैल्यू निकालिए, आंसर आएगा। मैं ऑप्शन लिख देता हूं उसके। ऑप्शन है 10, 7, 4, 2। वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। ये वाली वैल्यू कितनी है? 5। यहां से यहां तक कितना है? 5। यहां से यहां तक कितना है? ये कितना है? 60। cos 60 इसमें क्या होगा? इज इक्वल टू व्हाट अपॉन व्हाट? यस यस, 5 माइनस h बेस है और हाइपोटेन्यूज कितना? 5। cos 60 की वैल्यू आपको मालूम है? देखो h निकल लिया। आगे h। उसके बाद ये एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। सबके स्क्वायर करके देखो कौन सा आंसर करेक्ट लगता है? हाँ, 5√2 आया होगा आपका। 5√2, हाँ, तो √2 1.4 होता है, तो 5 into 1.4 कितना हुआ? 7। ठीक है, वैसे भी 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, दैट इज एज गुड एज 50। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा? 7 is the right option for V0। ठीक है, ये n कैंसिल किया, आपने 10 रखा, 9.8 रखेंगे, डजंट मैटर, ये इधर जाएगा, स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। राइट, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को पढ़िए।
a ball radius r. This is radius r. This rolls inside a spherical shell of radius capital R. इसका radius capital R. Okay. It is released from rest from the point K. ऊपर वाले point K से हमने छोड़ा, ये नीचे आता है. The angular velocity of the center of ball at position B about center of shell. ये क्या चीज है जिसका आपको आंसर देना? तो आंसर है कि ये जब यहाँ पर आएगा तो ये ऐसे जाएगा. जब ये ऐसे जाएगा तो ये यहाँ पर ऐसे एंगल बनाएगा. तो ये जिस स्पीड से एंगल बनाएगा, 1 सेकंड में जितना एंगल बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल अबाउट सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ बॉल इन पोजीशन B अबाउट सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ शेल. तो ये वाली एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालनी है. अब आपको ये समझ में आया निकालना क्या है? अगर हमको ये एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो हमको किससे मदद मिल सकती है? हमको मालूम है दो वेलोसिटी आपस में रिलेटेड होती है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी. क्या रिलेशन होता है? ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r. ठीक है. अब इसका रेडियस r है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे होगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? दोनों r माइनस r. इसीलिए हर एक आंसर में क्या फिगर करता है? r माइनस r. यानी रेडियस एक्चुअली कितना है? r माइनस r. ये तो ठीक है. अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? अगर ओमेगा निकालना है तो ये r को हमको मालूम है r माइनस r, ये बीच है. इसकी वेलोसिटी होगी. इसकी वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू राइट mgh. क्या कहां पर है वो एनर्जी? वेरी गुड. जब ये यहां पर था तो इसके पास इसके रिस्पेक्ट में कितनी एनर्जी थी? इनिशियल एनर्जी विद बॉल is equal to mg/r, क्योंकि इससे और नीचे नहीं जाएगा, यहाँ तक आएगा. ये इसके पास इनिशियल एनर्जी थी. जब ये यहाँ पहुँचता है तो क्या ये पूरी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है? ये घूम भी रहा है, इसका मतलब कुछ एनर्जी किसमें खर्च हुई? हाँ, उस एनर्जी को दो हिस्से, काइनेटिक प्लस अभी आपने किया, क्योंकि ये मोशन रोलिंग है और रोलिंग मोशन में दोनों एनर्जी. तो जब ये सॉलिड यहाँ पहुँचता है तो इसके पास एनर्जी कितनी होती है? ये अभी आपने निकाला था. क्या आपको फिगर याद है? नहीं याद है? टाइम वेस्ट करिए, दोबारा करिए, आगे के लिए याद कर लीजिए. ये जब यहाँ से यहाँ पर आता है तो कितना हो जाता है? देखिए, मैं यहाँ करके देख रहा था, इन्होंने ये अगर हाइट h है तो इसके पास ये रेडियस r है, तो ये हाइट कितनी है? r. इसके पास एनर्जी कितनी होती है? mgr. इसके दो टुकड़े हो गए, यहाँ पर पहुंचा हाफ i ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ. i को क्या लिखना है? 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर को v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. दिस इज 1/5 mv स्क्वायर 1/5 mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर. ये जो एनर्जी थी ये यहाँ पर इसके पास टोटल एनर्जी थी. टोटल एनर्जी, तो एक चीज याद रखिए, टोटल एनर्जी
which is 1/5 mv square. ये कौन सी है? एनर्जी ऑफ रोटेशन, half 2/5 mr square v square upon r equals to 1/5 mv square half mv square. ठीक है, this is equal to, ये दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 7/10 mv square. This is equal to how much? mg. यानी ये जो टोटल एनर्जी होती है सॉलिड जब नीचे रोल होके आता है तो कितनी हो जाती है? 7/10 mv square. ठीक है, कितनी हो जाएगी? तो ये यहाँ पर आकर किसके बराबर हो जाएगी? This mg r minus r is equal to 7/10 mv square. हाँ ठीक है, mv square. m is cancel, so v square is equal to n/7 g r minus r. So v is equal to root n/7 g r minus r. और हमें चाहिए क्या? v/r. तो इसको हमने कर दिया, ओमेगा इज इक्वल टू v/r. v/r किया रूट 10/7 g r minus r, और रेडियस कितना है इसका घूमने का? r minus r. तो ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, तो कैंसिलेशन होकर क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू रूट 10/7 कोई ऑप्शन में है? यस, 10/7 10/7 ऊपर में बचा g और नीचे में इसके रूट के अंदर r. ये हमारा ऑप्शन है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है. एक रॉड है कौन सी? AB. इसको यहाँ रखा गया है और ये स्लिप हो गई because the surface is smooth. जब ये स्लिप होगी तो ये हमारा पार्ट इस तरफ आगे बढ़ेगा और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v. जब ये आगे बढ़ेगा तो b वाला इधर नीचे उतरेगा. ये b की वेलोसिटी इस तरफ है और हमसे पूछा जा रहा है and b will be moving with velocity this. Then speed of and p, इसकी स्पीड हमसे पूछी जा रही है कि ये कितनी होगी. मान लो ये स्पीड है v डैश. इसकी बड़ी छोटी सी टेक्निक है, तो खाली टेक्निक आप एक बार याद करेंगे आपको ये याद हो जाएगा. टेक्निक क्या है? वो ये है कि a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो नहीं बदलता है. टू फिक्स रॉड है वो नहीं बदलेगा. तो ए की जो स्पीड, इस स्पीड का इस वेलोसिटी का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है, इस स्पीड का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट बराबर होगा. फिर से इस स्पीड के दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं. ये जा किधर रही है? इधर जा रहा है ये पॉइंट, लेकिन इसका कोई कंपोनेंट इधर भी होगा. b cos अल्फा, b dash cos अल्फा, वो किस डायरेक्शन में है? ये v इधर जा रहा है इधर, लेकिन इसका कोई कंपोनेंट इधर भी होगा. कितना? v cos थीटा. अब ये रॉड इसकी लेंथ फिक्स है और ये ऐसे खिसकते जा रही है
ये लेंथ फिक्स है, इसका क्या मतलब कि इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वो दोनों कंपोनेंट कैसे हैं? सेम। क्यों? क्योंकि अगर वो कम या ज्यादा होंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। फिर से, अगर इसकी A की वेलोसिटी और B की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बराबर नहीं है तो क्या होगा? A आगे बढ़ जाएगा या पीछे हो जाएगा? वो हो नहीं सकता क्योंकि ये रॉड सॉलिड। टेक्निक समझ में है? तो इससे हमको इक्वेशन क्या मिला? इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में, इन दोनों को क्या होना चाहिए? बस। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? बस इतना सही। टेक्निक समझ में आए?